नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। उमूमन दर्शकों, हम राजनीति पर चर्चा करते हैं क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की अंतरिम रिपोर्ट जो आई है, रिपोर्ट कहें या उसका ड्राफ्ट आया है, उस पर ही चर्चा करते हैं। लेकिन आज हमने सोचा क्यों ना कुछ हट करके उन विषयों को भी टच किया जाए जो हमारे सामने सामने बिखरते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रणबीर कैनाल की। और बड़ी अच्छी बात है कि आज ही गुलचैन सिंह चाड़क जो डोगरा सदर सभा के चीफ हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से डिमांड की है कि इसको हेरिटेज का दर्जा दिया जाए। और जिस तरीके से गुजरात पैटर्न पे गुजरात में नहर के ऊपर सोलर लाइट्स लगाई, यहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था की जाए। और ग्रीन बेल्ट जो उनके किनारे हैं उन पे ऐसी स्ट्रेचेस होनी चाहिए, यहाँ पे ग्रीनरी हो, लोग चल सके। हम सब जानते हैं दर्शकों, पहले जब विभाजन नहीं हुआ था तो लोग सियालकोट से उठकर भी नहर पर आते थे और यहाँ पे पिकनिक मनाते थे। उसके बाद भी मेले भी लगते रहे। डिवीजन के बाद भी जो विभाजन हुआ उसके बाद भी ये एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी नहर को देखा जाता था। लेकिन दर्शकों, आज ईमानदारी से देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस नहर को डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। पॉलीथीन बैग देखें, गंदगी देखें, शहर के नालों की गंदगी भी उस नहर में जा रही जिसको हम पवित्र माना करते थे। चर्चा करेंगे, हमारे साथ गुलचैन सिंह चाड़क मौजूद हैं। चाड़क साहब, आपका स्वागत है। डोगरा सदर सभा के चीफ हैं। डॉक्टर एस जम्वाल, फॉर्मर डायरेक्टर एग्रीकल्चर, तो आपका भी स्वागत है। और बसंत सैनी जी, किसान नेता हैं और अक्सर ये सुर्खियों में रहते हैं। पहले मैं गुलचैन सिंह चाड़क जी से जानना चाहूँगा। चाड़क साहब, वाकई में इसकी हालत, रणबीर कैनाल जिसका अपने आप में नाम है और वो एग्रीकल्चर के लिए बड़ा, जो हम बार बार ये चर्चाएं करते हैं कि आरएसपुरा की बासमती की खुशबू, ये खुशबू का कारण भी यही था। वाकई में इसकी हालत दयनीय होती जा रही है। देखिए विनोद जी, एक तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा जिस पर बातचीत होगी। और फिर जम्वाल साहब तो आज मिले, बड़ा अच्छा लगा। और ख़ासकर सैनी जी को मुबारकबाद देता हूँ, यूनानिमसली कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी के 7वीं बार जीतते हैं चाड़क साहब, लगातार 7वीं बार। बात यह है कि एक तो हम यहाँ से बात शुरू करें कि जम्मू कश्मीर रियासत जैसी चीज़ धरती पर दूसरी रियासत नहीं है जी। खूबसूरती के लिहाज के, यहाँ के हेरिटेज के लिहाज से जी। और यहाँ कोई चीज़ किसी फील्ड में, जो मैं लंबी बात नहीं करता जी, जब यहाँ की भाषाएं अलग अलग, यहाँ के रंग अलग अलग, यहाँ की शक्लें अलग, और गुलदस्ते की तरह ये रियासत गजब की रियासत बनी। और हेरिटेज की यहाँ तक बात करूँ मैं, जम्मू शहर खुद एक ऐसा हेरिटेज है जिसका दूसरा मुकाबला नहीं। जहाँ बलोचन से कहानी स्टार्ट होती है, ये भी आपको पता है जी। अब जम्मू शहर के अंदर बाकी जगह हैं। अब मुबारक मंडी का आप देखिए, यहाँ मैंने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी जी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बुलाए थे और उन्होंने ये कहा था कि ऐसा यूनिक हेरिटेज और कहीं नहीं देखा जी। और जिस रियासत की सरहदें अफ़गानिस्तान, रशिया और इनके साथ मिलाई हैं, और जिन लोगों ने मिलाई, जिन लोगों ने जानें दी, कुर्बानियाँ दी, उनकी कहानी, उनकी गाथाएं और उनकी कुर्बानियाँ, उनके कारनामे, 100 साल डोगरा रूल के कारनामे उन 8 लाख फाइलों के अंदर हैं जो आर्काइव्स रिपॉजिटरी में हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ें बहुत हैं, पर मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं दूंगा। अब मैं रणबीर कैनाल पर आता हूँ। देखिए, जमाल साहब बैठे हैं, हमारे डायरेक्टर रहे हैं, बहुत अच्छे अफसर, सबको पता होगा कि धरती पर ऐसी नहर आपको नहीं मिलेगी जी। यहाँ पर डायरेक्ट हिमालयन ग्लेशियर से पानी आता हो, फुल ऑफ मिनरल्स और फुल ऑफ मिनरल्स। राइट। और ये जो बासमती की बात आपने की है, ये खुशबू उसी की है जी। और फिर बगैर पंपिंग के, ग्रेविटी से ये नहर कहाँ, किस तरीक़े से कोशिशें हुई। 1817 में भी हुई, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। फिर 1903 में हुई, फिर ये पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली। फिर 1903 में स्टार्ट हो गया, फिर 1905 में कंप्लीट हुई
और ये नहर 60 किलोमीटर लंबी बनी। जी 234 इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, आज तो बहुत ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। जी और ये इसमें आइस कोल्ड वाटर आता है। इसको ये एक, जैसे आपने सियालकोट का जिक्र किया, मैं सुन रहा था कि सियालकोट तक लोग यहाँ आते थे यहाँ ठंडी हवा खाने के लिए, और ये रेफ्रिजरेटर था। यहाँ पर जरी कैन में पानी लेकर ऊँटों पर घोड़ों पर लेकर आ जाना, इस नहर के अंदर लगाना, ठंडा करके ले जाना। और दूसरी बात, इसने इसके साथ जो 1909 में ये पावर हाइडल प्रोजेक्ट बना, जी और यहाँ भी ये 1 मेगावाट लाइट जो पावर जो है जनरेट होती रही, जम्मू को यहाँ से मिलती थी। वो भी एक हेरिटेज है। ये इस नहर की अहमियत है और ये इसकी इम्पोर्टेंस है। जी जी अब अगली बात सुनना चाहें तो मैं बात करता हूँ जी आगे। अब ये है कि इस नहर के अंदर जिस तरीका से बदोदरा के अंदर मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया जी। उन्होंने ऐसे- वहाँ पर 30 किलोमीटर से लेकर 36 किलोमीटर तक 6 किलोमीटर उन्होंने सारी नहर के ऊपर ये सोलर पैनल लगा दिए। और उससे क्या हुआ, किनारे भी उसके सेफ हो गए, जो एनक्रोच होती है ज़मीन वो भी बंद हो गई, जी। और उससे पूरे किनारे चमक गए और लाइट ही लाइट हो गई, जी। ग्रीन बेल्ट बन गई। और फिर 10 मेगावाट वहाँ से मुफ्त बिजली मिलना शुरू हो गई। हम चाहते थे जी। ये यहाँ हो, और यहाँ की हालत अब ये है जी कि पानी इसका टेल एंड तक नहीं पहुँच रहा। जी। इसलिए नहीं पहुँच रहा क्योंकि इसके अंदर सिल्ट है। मैं चाचा साहब आपको रुकूंगा। जवान साहब, आप हमें ये बताइए कि वॉल्यूम क्यों कम होता जा रहा है और टेल एंड तक पानी नहीं पहुंच रहा, और पहले ये पानी पहुंचता रहा है। जैसे ऑफ द रिकॉर्ड हम आपस में बात कर रहे थे, जो एग्रीकल्चर या इरिगेटेड लैंड है वो कम होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, उसके बावजूद भी पानी वहां तक नहीं पहुंच रहा है। क्या कारण आपको लगता है? थैंक यू सर जी इनवाइटिंग मी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी सर ऐसा है कि बेसिकली मैं बड़ा ऑनेस्ट रहूँगा इस पर कि ये सब्जेक्ट जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट का है। जी मैनेजमेंट पूरी इसकी इरिगेशन डिपार्टमेंट करती है। जी। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का तो बेसिकली इसका जो इरिगेशन बेनिफिट्स है हमारे, और कैसे हमने उस पर प्रोजेक्ट लगाए हैं, कैसे किया है, वो एक अलग बात है। जी बेसिकली देखिए, इसमें 2-3 इशू हैं जो इस कैनाल के साथ जुड़े हुए मेजर। एक तो मेन इशू ये है कि जो चाणक साहब ने कहा कि सिल्ट इसमें बहुत आती है, दरिया चनाब में सिल्ट का बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। और ये सिल्ट इसलिए नहीं है कि नेचुरल वाटर में है ये सिल्ट। बेसिकली ये जो दरिया जहाँ से चलता है वहाँ से इतनी डेनुडेशन हो चुकी है, पाडर से लेकर नीचे तक, सर बगलियार तक तो इतनी डेनुडेशन हो चुकी है। एक रिवर वैली प्रोजेक्ट भी था उसके साथ जुड़ा हुआ, ये अपने प्रोजेक्ट के साथ जो बगलियार के साथ, तो उसका क्या हशर हुआ, उसके लिए तो आपको बड़ा लंबा डिबेट करना पड़ेगा। कैसे एफॉरेस्टेशन करनी थी आपने दोनों किनारों पे, जहाँ जहाँ से भी सिल्ट आनी थी उसको रोकना था, हाउ दैट वाज, उसको कैसे डैमेज किया गया, वो तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसमें जाएंगे कि हाउ मच मनी हैज बीन ईटन अवे इन दैट, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको छोड़ देंगे हम। तो सिल्ट आती है उस कारण। अच्छा, इस दरिया में, इस कैनाल में अब अगर आप वहाँ से शुरू हो जाएं, अखनूर से शुरू हो जाएं, तो ये इसके 17 मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। 8 जो हैं वो कैनाल हेड से पहले की हैं, जो मड ब्लॉक में जाती हैं, मड और पलवाल ब्लॉक को कवर करती हैं। और बाकी वाली 9 जो हैं, 9 नंबर जो सबसे बड़ी है, 10 नंबर फिर आरएसपुरा को जाती है, फिर आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है लास्ट तक। अब ये बड़ी इंट्रीगिंग चीज़ है कि पानी बेसिकली क्या है कि इसका मैनेजमेंट सबसे पहले 8 नंबर तक ना, जो बेसिक प्रॉब्लम है मैनेजमेंट की पानी की, 8 नंबर तक तो मैक्सिमम पानी जाता है जी। और वो डिस्ट्रीब्यूटरीज और जो मोगे हैं, चाणक साहब से मेरी एक बार बात हुई थी, इनके घर गया था मैं, सर याद है आपको कि वो बेसिकली वो 9 इंच का मोगा है जी, तो आपने उसको 3-3 फुट का बना दिया है जी। तो एक्सेस फ्लो करता है ऊपर से पानी, तो नीचे टेल एंड में पहुंचना नहीं है। सबसे बड़ी मैनेजमेंट तो ये करने की जरूरत है। दूसरा ये है कि इसके ऊपर पट्टे लगे हुए हैं, अदर सोर्सेज ऑफ वाटर, जो भी लोग अपना पानी उठाते हैं, डिफरेंट लेवल पे पानी उठता है, वो भी एक वेस्टेज जाती है। तीसरा पार्ट ये है कि ये जो इसकी लाइनिंग होती है, अब ये पता नहीं कौन सा सिलसिला है कि लाइनिंग क्या होती है, कैसी होती है। एक बार हम चाणक साहब के साथ गए थे, ही वाज ऑनरेबल मिनिस्टर दोज डेज, तो इन्होंने पूरा वहाँ मेगल जो एक्शन था उसकी तो वो हालत की थी पतली
कि आपने उसको इतना डांटा था, इतनी बुरी हालत की थी कि ये क्या कर रहे हो, साइड पे फेंक देते हो तो बीच में घुस जाता है। तो डिसिल्टेशन में भी बड़ी मिसमैनेजमेंट होती है। अब उसमें एक्यूजिशन नहीं, हमें वी आर नॉट हियर टू एक्यूज नहीं करना है किसी को भी, लेकिन है कि डिसिल्टेशन भी बहुत बड़ा इशू है। और भी एक कारण लगता है आपको, डिसिल्टिंग भी एक कारण है जिसके कारण जो है टैलेंट तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डिसिल्टेशन में क्या होता है कि ये जो लाइनिंग करते हैं ना कैनाल की, देखिए तीसरा इशू, 3 इशू है इसमें। तीसरा इशू है कि ये जो कैनाल को बंद करते हैं डिसिल्टेशन के लिए, अब तो टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, चलती कैनाल में डिसिल्टेशन होती है, पानी चलता रहता है, दे कैन वेरी वेल डू इट। वो पता नहीं क्यों करते हैं, कैनाल बंद करके फिर उससे सफाई करनी है, फिर क्या करना है, ऑल दोज इश्यूज दे कैन, इरिगेशन डिपार्टमेंट कैन आंसर इट वेरी वेल। मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूं। यहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है जी कि ये कैनाल जो है ये बहुत बड़ा बून है हमारी पूरी बेल्ट के लिए। 1 नंबर सूबे से लेकर तो आप जाएंगे लास्ट तक, काकुदे कोठे तक, मैंने कहा दैट इज वहां तक जो है ये एक बहुत बड़ा बून है। ये आरएसपुरा की पूरी जो बासमती के लिए बहुत बड़ा बून है और इसके ऊपर बहुत काम हुआ है। कमांड एरिया डेवलपमेंट ने भी इसमें 36,000 मोर देन 38,000 हेक्टेयर एरिया इसका कमांड एरिया बनता है जी, 38,000 हेक्टेयर माड और दोनों का मिला के। तो इसमें एक प्रोजेक्ट आया था कमांड एरिया का, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक लेवल है जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर होती है, माइनर पे सब माइनर होती हैं, जो आपने 200 कुछ गिनवाई हैं, तो सब माइनर्स होती हैं। और सब माइनर्स की क्या क्लीनिंग होती है आपने देखी है, अगर हमारे पूरा घूमते हैं उसको हाथ नहीं लगाता है कोई, मेन डिस्ट्रीब्यूटर को बंद करते हैं। तीसरी चौथी बात यह है कि हमारे लोग जो हैं, हम इस कैनाल में नहाते थे, इस कैनाल से पानी पीते थे, आज उस कैनाल में इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है, पूरी पोल्यूटेंट्स, पूरा पॉलीपैक्स एंड लोग अपना ये जो हम फूलों के हार फेंकते हैं वो हमारी सैंक्टिटी है जी, वो जो हम घर में पूजा का सामान होता है उसको फेंकते हैं, लेकिन उसमें लोग ये भी ख्याल नहीं रखते हैं कि भाई लिफाफे मत, प्लास्टिक मत फेंको, जो मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको फेंको। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। सो पोल्यूशन इज अनदर इशू। बाकी डिसिल्टेशन भी बहुत इसकी प्रॉपर नहीं होती है, उसके लिए क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट को स्टेप्स लेने हैं, दे आर मोर मैच्योर देन मी। अदरवाइज ये कैनाल आप देखिए, ये कैनाल निकलती है यहाँ से, क्रॉस करती है यहाँ से स्टेडियम के पास से, पीछे बैक साइड से, तो ये क्रॉस करके नीचे से इसके ये अंडरग्राउंड फ्लूम है, इसके अंदर अंडरग्राउंड फ्लूम बना हुआ है, वो कभी डैमेज नहीं हुआ आज तक, पूरा पानी क्रॉस होता है, वो पूरा चलता है। तो सिर्फ ये है कि इस कैनाल की जो लाइनिंग का मसला है, इसको एक परमानेंट सोल्यूशन गवर्नमेंट ने निकालना चाहिए कि ये रोज डिसिल्टेशन और पानी निकालना, ये तमाशा खत्म होना चाहिए। बसंत जी, जवाब साहब ने बड़े अहम बिंदुओं पर चर्चा की, लेकिन हम कहीं भी बैठ के चर्चा जरूर कर लेते कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं। आप किसान हैं, किसानों के मुद्दों को लेकर के आप अक्सर बात करते हैं, लेकिन एक किसान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको डंपिंग यार्ड ना बनने दे। क्या आप ये मानते हैं किसानों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस नहर को खराब ना होने दिया जाए? बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आज हमें इस चर्चा में आपने हमें इनवाइट किया है। तो इसमें कोई शक नहीं, जो जमात साहब कह रहे हैं कि नहर जो कम होती जा रही है, सर इसकी जो मॉडर्न जो लाइनिंग हुई नहर की, जहाँ तक मेरी नॉलेज है 155 करोड़ रुपये लगा इस पर जी। अच्छे टेक्निकल इंजीनियर थे, मैं नहीं किसी को क्रिटिसाइज करूँगा जी, लेकिन उसका जो प्रोजेक्ट था वो सही नहीं बना। मेरी अपनी आइडियाज एज ए फार्मर जी, 1 किलोमीटर ए ने काम लिया, 2 किलोमीटर बी ने काम लिया, आगे सी ने काम लिया। जो पहले माइंटेनेंस किया उसने, उसके आगे जो लेवल की प्रॉब्लम जी, जैसे ये D9 पे हुआ है, उसमें सर पानी ऐसे चलता है जैसे कि कहीं तालाब में खड़ा होता है। जो पानी तालाब की तरह खड़ा होगा तो वो किसानों को कहाँ पहुंचेगा जी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पहले क्या था, पहले टोटली नहर कच्ची थी, इसमें कुछ शक नहीं, कभी कोई ब्रिज होती थी। अब नहर को पूरा लाइनिंग करके नहर के किनारे हर जगह पत्थर लगा के उसको उस पर किया, ग्राउटिंग की है जी। वो ग्राउटिंग 6 महीने में गिरती गई जी। अब वो नहर जो है वो छिल्ट से कम भरी है, वो पत्थरों से ज्यादा भर गई है। अब उसको जब जेसीबी लगाते हैं तो वो नहर को और खराब करती जाती है। जो कंट्रैक्टर काम लेता है उसकी ये तमन्ना होती है कि मेरा 1 महीना रह गया मार्च का, इसको मैंने क्लियर करना है। डिपार्टमेंट के पास एसेंशियल 3 महीने है कनाल के लिए। जब ऐसा कह रहे हैं चलते पानी में डिसिल्टिंग
हो जाती Yes, है। yes, इनके होती पास वो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। क्यों नहीं है इनके पास? जो हमारी जो आइडिया है, इसके लिए अलग बजट किए जाए। अब मेरे ख्याल में जो हमारे कंट्रैक्टर वो टेंडर डालते हैं डिसिल्टिंग का, वो कहते हैं इसका पैसा नहीं, अभी भी 20 साल से उनका पैसा फंसा हुआ नहर में, वो कहते हैं हम टेंडर डालेंगे नहीं। फिर जो लोग इसका टेंडर डालते हैं, अगर वो उसका रेट वो डालते हैं, ये काम 100 रुपये होगा, वो डालते हैं 50 पैसे पे करूँगा, कहीं कहते हैं 30 पैसे पे कर दूंगा। हाउ इट कैन पॉसिबल? पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसको कंट्रोल जो उसमें क्यों काम है जी। जब वो टेंडर डालता है 20 रुपये लेता है 100 काम, जी। तो उसको इमीडिएट वो फिनिश करने की कोशिश करता है। हाथ पच में कहीं सफाई होती है, कहीं नहीं, पीछे पानी चलता है, आ रहा होता है, जो उसके 2 दिन पहले काम लगाता है कंट्रैक्टर और उसको इमीडिएट क्लियर कर देता है। उसमें जो ब्रेकेज होती है, पहले कहीं जाड़ियाँ गिरी हैं, बहुत कम निकलती जी। हैं। और आज हालात ये बन गए हैं, हमारे जो D9 है, D10 है, D14 है, D15 है, D70 जो हमारे बाटे को टच करती है, सर कहीं भी पानी नहीं पहुंचता। जी जी। अब जो हमारा किसान है, उन्हें इसके आल्टरनेट ने क्या कर लिया, उन्हें अपने अपने बोरवेल लगा लिए। जब बोरवेल, अब वो कैनाल को एक ऑर्डिनरी चीज समझ रहे हैं, जी। और ये उनके किसानों की बहुत बड़ी गलती है। वो इस पहले क्या होता था, तो डेपुटेशन आता था इरिगेशन में, एक्शन के पास, जी के पास हमारा पानी पहुंच रहा है जी, अब कोई नहीं आता, बहुत कम पड़ गए हैं। जी। किसानों में अवेयरनेस आनी चाहिए। और जो मैं कहता हूँ अब नेम चाणक्य साहब से जानना चाहिए। चाणक्य साहब, इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने हेरिटेज की डिमांड की है, इसको हमें नहर के लिहाज से नहीं देखना चाहिए, ये हमारे राजे महाराजाओं की धरोहर है। मुझे लगता है कि उस निगाह से, उस चश्मे से देखना चाहिए कि इसका महत्व कितना है। सिंपल पानी तक महत्व नहीं है इसका, क्यों चाणक्य साहब? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही, ये हेरिटेज है। जी। और हेरिटेज के साथ साथ जिस तरीके से जवाल साहब ने और ने बात की है, ये 40,000 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेट करती जी। आज अगर ये वहाँ टेल एंड तक पानी नहीं पहुँच रहा है, हमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। मुझे याद है जो जवाल साहब ने जिस तरफ इशारा दिया, जब मैं मिनिस्टर था जी। मैंने यहाँ HK सिंह DC थे, मैंने कहा आज मैंने नहर के दर्शन करने हैं, क्योंकि लोग चिल्ला रहे हैं कि टेल एंड तक पानी पहुँच। विनोद जी, पैदल हम बेली चराने में, गाड़ियाँ यहाँ छोड़ दो, पैदल यहाँ से चले, ब्रेकफास्ट हमने पटोरी बंगला किया और लास्ट तक पहुँचे, और सिल्ट नहीं निकली थी। अगर निकली थी, पैसा निकला था। मैंने मेरे सारा रिकॉर्ड DC मेरे साथ था, मैंने कहा रिकॉर्ड साथ रखो, पैसा निकला था। सिल्ट नहीं निकली थी। मैंने आदमी वहाँ पर नहर के अंदर रखे, बांस वहाँ पर खड़े किए कि कितनी सिल्ट अंदर है, और सारा नापा, वहाँ तक सिल्ट नहीं निकली थी। और उसका कारण एक ये भी था, अगर निकाली भी थी तो बैंक पर रखी थी, एक बारिश से वो सारी की सारी वापस वहाँ से नहीं उठाते थे। मैंने कहा, और जिस तरफ जमाल साहब ने इशारा दिया, मेरे एक दोस्त चीफ इंजीनियर थे, मेरे साथ पढ़े हुए थे, उन्होंने कहा अब इस बात को जाने दो, आप बताओ इलाज क्या करना है। मैंने कहा मुझे टेल एंड तक पानी चाहिए। कहने लगे पहुंच जाएगा। अपनी सैलरी से आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मशीनें लगाकर इसी नहर से सिल्ट निकली और पहली दफ़ा टेल एंड तक पानी पहुँचा। मेरे पास चाहे काकू के कोठे हो, चाहे उसके आगे हो, डेलीगेशन आया कि महाराज पहली दफ़ा पानी पहुँच गया वहाँ पर। इसलिए मैन मेड प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है कि इच्छा शक्ति की दिक्कत है जी? विल पावर नहीं है लोग, ये दो बातें हैं। जो हेल्म ऑफ द अफेयर पर लोग बैठे हैं, उनमें विल पावर नहीं। यस, दो बात आप करा सकते हैं तो लोग क्यों नहीं करा सकते? मैं वही कह रहा हूँ, दो बातें इसमें हैं। एक तो विल पावर की बात है, विल पावर होनी चाहिए। दूसरी ये मॉनिटरिंग इस तरीके से होनी चाहिए, और वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। अगर गलत नीचे होता है, मैं भी तो था, उसी हायरार्की में था और वहाँ पर करवाया। आज मैंने सड़क बनवाई है बड़ी ब्राह्मणा से लेकर ये बिश्नाह तक, जो सड़क बनाई है, जल्दी बनाई है, आज 20 साल के बाद भी उसकी बजरी नहीं निकली। क्यों, क्या बात है ऐसी? यहाँ तो तीसरे दिन निकल जाती है। तो इसलिए वो बात वहाँ पर है। तो मैं ये बात कहने लगा हूँ आपको, ये सिर्फ विनोद जी पानी की बात नहीं है, और ये पानी वो पानी नहीं है सिर्फ इरिगेट करने के लिए। ये पानी हमारे लिए एक नियामत है जी, ये तोहफा है। और इसकी मैंने कहा धरती पर ऐसी नहर नहीं है, इसलिए इसको प्रिजर्व करना चाहिए था। और दूसरा
सबसे बड़ी बात जो मेरे साथियों ने इशारा दिया है, इस पर एक अटैक नहीं हो रहा, पूरा जम्मू का सीवरेज, पूरा जम्मू की गंदी नालियों का पानी जो क्रिमिनल एक्ट है, अब उनके खिलाफ केस नहीं रजिस्टर हो रहे, उन महकमों के खिलाफ केस नहीं रजिस्टर हो रहे, क्यों डाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ है, क्यों डाल रहे हैं उसमें पानी? ये जुल्म है जिसकी इन्होंने बात की कि वहाँ पानी सिर्फ पीते भी थे, फ्रिज की तरह उसके हम इस्तेमाल करते थे। आज के अंदर जवाब साहब मैं एक बात करूंगा, प्रिजर्व करने की बात ऐड करूंगा, मैं एक बात उसी पे आऊंगा। बेसिकली क्या है कि जितना भी कैनाल का एरिया है, जितना कैनाल की साइड का एरिया है, देयर इज अ पर्टिकुलर एरिया, यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन, कोई ऑक्यूपेशन नहीं हो सकती। होल थिंग हैज बीन एनक्रोच्ड, राइट? मैं आ रहा हूं उस बात पर। अच्छा, एक बात, दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही चाणक्य साहब ने कि ये इट इज अ वे टू प्रिजर्व द कैनाल एंड सेव द कैनाल, वो है इसको हेरिटेज स्टेटस देना चाहिए, राइट? बहुत बढ़िया बात है जी। और इसकी जितने भी एनक्रोचमेंट हटा के तो ब्यूटीफाई कर दें, जैसे इन्होंने जो भी सजेस्ट करेंगे, मोर मैच्योर इन दैट, जिनको ज्यादा पता है मेरे से इन चीजों का, लेकिन है कि कैनाल को डेफिनेटली हेरिटेज स्टेटस दें इसको, और इसकी एक क्लीनिंग का परमानेंट सोल्यूशन निकालें। जी जी। ये नहीं है कि ये रेगुलर बंद करना और 3 महीने कैनाल बंद रहती है, 2 महीने रहती है, तो इसलिए इस चीज को सॉल्व करना जरूरी है। कुछ बोल रहे हैं? मैं इसमें ये कह रहा था, दूसरी बात इस वक्त आपके सामने है जो इंक्रोच हो गई, वहाँ जहाँ तो छोटी छोटी चीजें को बन गई हैं या कोई लोगों ने मकान बना दिए, मंदिर बन गया, लेकिन ये 4 लेनिंग जो कानून रोड की हो रही है, अब जमीन जो उसकी निकल रही है उस पर नजरें हैं माफियाज की। मैं अगले दिन मैंने यहाँ से चिनाब तक वहाँ जाके दर्शन किए सारे इसके जो हो रहा है। आज देखो इस जगह को रिट्रीव करना, इसको यहाँ इंक्रोच नहीं होने देना, इसके साथ ग्रीन बेल्ट पार्क बनना, ग्रीन बेल्ट बननी, ये एक, और ऊपर इसके अगर पैनल लग जाएं और फिर लाइटें ये इल्यूमिनेट पूरा हो जाए, उसी सोलर पैनल लगा के ऊपर, किनारे भी बच जाएंगे, जगह भी बच जाएगी, और ये एक ऐसा मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा कि दूर दूर की दुनिया यहाँ पर ये देखने के लिए आएगी। मैं कहता हूँ कि मोदी जी अगर बड़ोदरा में कर सकते हैं तो यहाँ ये चीज़ तो है, ये चीज़ अगर वहाँ होती तो मैं कहता हूँ पता नहीं क्या बात बना देते। इसलिए ये मेरी इसमें साफ तौर पर ये कह जी। जवाब साहब, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कितना असर पड़ा है इसका? इसमें देखिए जी, जो ओवरऑल फर्क पड़ा है जी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी अगर आप समझते हैं कि कितनी क्रॉप्स उगाते हैं पर सीजन पर ईयर, तो 147 थी, 147% थी, तो अभी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हैज रीच्ड नियर अबाउट 180%। ये किससे हुआ है? ये हुआ है जो कैनाल कमांड एरिया प्रोजेक्ट आया था यहाँ पर जी, वो कोई 11 करोड़ का उसका रिवाइज एस्टिमेट था, तो सॉरी 118 करोड़ का रिवाइज एस्टिमेट था, तो एक मिनट स्टैटिस्टिक्स है, तो उसमें 93 करोड़ हमने वहां खर्चा हुआ है। उसमें क्या किया था कि फ्रॉम जहां तक माइनर चलता है, माइनर तक इरिगेशन डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है इसको, माइनर के आगे जब फार्मर फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी, तो उसमें हमने पक्का चैनल्स बनाए थे, राइट, उसमें काफी ज्यादा काम हुआ था, उससे क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ी है, ये उससे फर्क पड़ा है काफी सारा। लेकिन उसका सब्सिक्वेंटली क्या हुआ था कि वो ये जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, उसमें क्या हुआ है कि लोग अभी कहते हैं जी वो डैमेज हो गए हैं, वो डैमेज हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं, नो, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट एक्ट बनाना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जहां बनना था, उसमें क्या था कि फार्मर्स को पूरा कंट्रोल जाना था इरिगेशन कैनाल्स का फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट वाज नेवर पार्टिंग इट बिकॉज दे हैड सम अदर इंटरेस्ट। तो वो जो वाटर यूजर एसोसिएशन बननी थी वो नहीं बन पाई, वो कुछ बनी, वो ऐसे ही चला। दो आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जब तब मैं भी था चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर। वो जो वाटर यूजर एसोसिएशन बननी थी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो पैसा देना था पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट में, वो एक्ट पास होना था, वो एक्ट पास ही नहीं हो पाया। इट हैज टेकन 20-30 years, दे हैव नॉट पास्ड द एक्ट, और दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? फुल कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड माइनर्स एंड सब माइनर्स वुड हैव गॉन टू द फार्मर्स, तो दे डिडंट वांट टू लूज दैट कंट्रोल, क्योंकि फिर मनी वुड हैव कम टू देम जी, फिर वो नहीं बन पाया। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रही है टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में, ताकि ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। बाकी यहाँ पर सीड डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ी है, लेकिन बासमती का एक बहुत बड़ा पैथेटिक सिचुएशन है कि बासमती हमारी में एक प्रोजेक्ट भी लाया गया था टू रिफाइन इट, टू रिटेन द ओरिजिनल जेनेटिक कैरेक्टर,
उस पर भी काम शाम हुआ है, यूनिवर्सिटी से कॉस्ट को भी पैसा मिला था, गवर्नमेंट ने भी पैसा दिया था, उसका क्या स्टेटस है आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ दैट। अगर मैं, मेरा ख्याल है अगर मुझे 1-2 दिन का टाइम देते मैं पढ़ लिख के आता, लेकिन यह कि बस यही है। जी बसंत जी, आपसे जानना चाहूंगा कैसे मैनेज किया जा सकता है कि पानी लास्ट टेल एंड तक जाए? सर बात यह है कि जैसे जम्बासा कह रहे हैं कि वो इन्होंने वो जो हमें जिसे खाल बोलते हैं, जी खाल, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि 1-1 किलोमीटर लंबे बना दिए, लेकिन उसके बाद उसकी रिपेयर नहीं है, ट्रैक्टर क्रॉसिंग से पहले से सारे टूट के। मैं 1 मिनट, पहले कच्चे थे, उसमें बेटर सप्लाई मिलती थी, नो डाउट कि वो उसमें पानी थोड़ा फास्ट हुआ पक्के बनने से, लेकिन 1 साल के बाद वो अच्छा काम हुआ था, काम भी नहीं। आप काम के बारे में जो मुझे वन सेकंड सर, उसमें पता क्या हुआ है, बेसिकली कोई भी चीज बनेगी उसको मेंटेन तो करना है आपने जी। अब हुआ क्या कि ना WUA बनी, बिल्कुल, तो ना पैसा आया, गवर्नमेंट ने कहा कि हम पैसा हम देंगे अगर आप WUA बनाओगे, पार्टिसिपेट इरिगेशन मैनेजमेंट एक्ट बनाओगे, तभी हम पैसा देंगे। आधा फार्मर देगा जिसके जहां से निकलेगी कैनाल चैनल, तो बाकी गवर्नमेंट देगी। वो बना नहीं तो मेंटेनेंस का पैसा कभी आया ही नहीं, तो वो तो टूट गए। मनोज जी, समय था जब कोई एक्सीडेंट जिलेदार हमारे बॉर्डर पे जाता था, लोग जो जिसे कट बोलते हैं करते भाग जाते थे, जो गवर्नमेंट का प्रेशर था वो हटता गया। जैसे जबासा का जो मोगे थे जो और 3-3 फुट के हो गए, नो डाउट इसकी 6 इंच चाहिए हमें पानी, वहां फुट चल रहा था, वो टेल एंड में कैसे पहुंचेगा? 9 इंच का। अब सर मेन बात यह है, अब गवर्नमेंट ने बहुत पैसा लगाया है, इसके नए प्रोजेक्ट की जरूरत है और लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि जो जितने लिफाफे लोग डालते हैं, डंपिंग यार्ड बना रही है, उसको जब तक हमारा मकसद ही यही था कि कम से कम लोग अवेयर हो जाए हमारे कार्यक्रम को सुनने के बाद, और कम से कम वहां पर ऐसा जो पोल्यूशन क्रिएट करने वाला और खासतौर पर पॉलीथीन हम सुनते थे, एक अगर कोई पानी वहां वेस्ट करता था तो वहां एक घड़े में डालकर पानी उसको राजा महाराज हमारे अखनूर में इसको उठाओ पानी को, इसकी वैल्यू क्या है? आज वो वैल्यू नहीं है। एक से मैं बात करना चाहता हूँ, सॉरी, ये है कि आपने कहा कि क्या क्या करें सर, गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर को एक जगह दे दी उनको, ये हेड जो है कि आप ब्रिगेडियर राजेंद्र के नाम से पार्क डेवलप करो। आज मैं देख के आ रहा हूँ उस पार्क की हालत देखो, अगर कोई ब्लॉट है जम्मू पर तो वो पार्क है। इसलिए सवाल ये नहीं है, सब कुछ हमारे पास है, सवाल बिल का है और प्रॉपर मैनेजमेंट का है, वो नहीं हो पा रही। और ये जो मैं पावर हाइडल प्रोजेक्ट कह रहा हूँ, पावर 1 मेगावाट का, तो वो कैसे वो जो है ना, जो यानी 1909 का बना हुआ है जी, उसको ये पूरी तरह से साफ करके उसको थोड़ा सा चलाएं तो हमारी जनरेशन जो बडिंग इंजीनियर्स हैं उनको वहां पर भेजें, वो देखें। बड़े प्रोजेक्ट के अंदर ही जाने देते, उनको कोई खतरा होता है, वो वहां पर जाकर देखें, लाने लग जाएंगी वहां पर। अगर विल हो तो सब कुछ हो सकता है। इट्स ए ब्यूटीफुल, इससे मैं यह कहता हूं कि ये एक तोहफा है जम्मू के लिए और इसको एक हेरिटेज डिक्लेयर करना ही चाहिए, और हेरिटेज के तौर पर इसको मैं बसंत साहब, बीइंग ए फार्मर, आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे दोबारा से रिवाइव इसको किया जा सकता है? सर जब तक इस पूरी कनाल का जी दोबारा प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाएगा, कोई भी तरीका अडॉप्ट कर ले, पानी नहीं पहुंच सकता जी। इस दोबारा इसको पूरी लाइनिंग करनी पड़ेगी और फुल कंक्रीट से, जब भूल जाएंगे पत्थर लगाया ग्राउटिंग की, वो नहीं चलेगा काम। जब तक इसको बॉक्स टाइप नहीं बनाया जाएगा, अखनूर से लेकर ट्रेवा तक जी, ये बॉक्स टाइप इसका प्रोजेक्ट बनना चाहिए ताकि पानी उसमें फ्लो हो सके जी। मेन जब तक नहीं बनेगा, ये बाई पार्ट पैसा लगाने से कुछ नहीं बनेगा। नहीं सर, जो बॉक्स जो आप कह रहे हो ना, जो प्लम स्ट्रक्चर कह रहे हो, देखिए प्लम स्ट्रक्चर से ये जो ट्रेपेजोइडल कैनाल होती है, ये ट्रेपेजोइडल स्ट्रक्चर है। नहीं वही बनाए, कौन कह रहा है? सर मैं सर बड़ी भी बनाया, ये ट्रेपेजोइडल स्ट्रक्चर है, ये जो बना हुआ है बहुत बढ़िया बना हुआ है। ओनली थिंग इज कि जब भी हम इसकी डिसल्टिंग करते हैं, वो करते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसको पूरा टेक्निकली करना चाहिए। और एक इनकी बात को सपोर्ट करूंगा, इनकी सानी साहब की, कि बेसिकली देयर इज नीड टू, इतने सालों से कनाल बनी है, 100 साल, 125-20 साल से, 15 साल से, 16 साल से, तो इसको डेफिनेटली
जैसे चाड़ा साहब ने सुजेस्ट किया कि एक तो इसका हेरिटेज वाला हो गया हिस्सा, हेरिटेज वाला एक हो गया important इसका पोल्यूटेंट्स को बिना फेंके, दो और तीसरा हिस्सा ये है कि डिसिल्टेशन का ये जो तमाशा है ये बंद होना चाहिए। और encroachment is the another। जब वो लाइनिंग हो जाएगी ना, जब चाड़क साहब वाला सिस्टम बन जाएगा कि भाई आप पूरा एरिया पार्क बना देंगे, फिर इनको इंक्रोच करें नहीं और पाएंगे। ऊपर अगर सोलर पैनल लग जी। जाएं, किनारे भी डेवलप हो जाएंगे और पूरी तरह लाइट नजर आएगी आपको यहाँ पर। चार साहब समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव था। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।